अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज़हीर अहमद कुरैशी है और जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर आज का हमारा टॉपिक आ जाता है डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब ये डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं क्या, इनमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इनको हम फर्दर देखते हैं। इसके लिए अगर हम देखें तो इन्हें हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की 3 टाइप्स हैं, सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर एंड रेपिटेशन स्ट्रक्चर। तो कल हमने डिस्कस कर लिया था कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है और उसमें हमारे पास स्टेटमेंट्स कैसे एग्जीक्यूट कर रही होती हैं, और जिसे हम डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के टाइटल से डिस्कस कर रहे हैं, इसे सिलेक्शन स्ट्रक्चर के साथ साथ कंडीशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करती हैं वो कंडीशन की बेस के ऊपर एग्जीक्यूट कर रही होती हैं। अब हम इसको डिफाइन करते हैं और इसकी डेफिनेशन की तरफ अगर देखें तो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स आर द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन विच एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। मीन्स ये एक स्टेटमेंट भी हो सकती है या फिर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स का सेट भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द गिवन कंडीशन। Means we are going to decide something based on the condition. Either the statements are to be executed or the statements to be ignored. So इसे further discuss कर रहे हैं। If the condition is true, अगर condition true है, then the block of statements will execute. Means जो block of statement conditions पर depend कर रहा है, तो अगर तो condition true होगी तो वो execute करेगा। Otherwise, the control moves to the other statements by skipping the depending statements. Means अगर तो condition false है, control depending block को skip कर देगा, ignore कर देगा और वो control outside the body of the if structure move करके other statements पर चला जाएगा, उन्हें execute करना start कर देगा। अगेन फिर इसके बाद फर्दर हम देखते हैं कि इफ एल्स इफ इसी को हम इफ एल्स इफ भी कहते हैं। एंड स्विच स्टेटमेंट्स आर द डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स अवेलेबल इन C++। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो C++ है, तो C++ के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें इफ एल्स इफ एंड स्विच स्टेटमेंट्स को हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। होपफुली आपको यहाँ से डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि हमारे पास डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं और उसके साथ साथ कंडीशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। जो मीन्स हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स हैं, इन टाइप्स में से हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हमने आज फर्दर डिस्कस जो करना है वो इफ स्टेटमेंट को डिस्कस करना है। तो बच्चों अब हमारे पास इफ स्टेटमेंट आ जाती है, हम इसे डिस्कस करेंगे, इसका सिंटैक्स देखेंगे, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे कि हम इसे अपने प्रोग्राम में किस तरह से यूज करते हैं। तो बच्चों इफ स्टेटमेंट, इसको हम सिंपल इफ भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि ये ऐसी सिचुएशंस में आता है जब हमारे पास इफ कंडीशन के साथ साथ कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। मींस क्या कि अगर कंडीशन ट्रू है तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा है, कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो ब्लॉक स्किप हो जाएगा, वो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा और कंट्रोल आउटसाइड द इफ कंडीशन या इफ स्टेटमेंट्स आ जाएगा। ये ऐसा नहीं किया जाएगा इसके अंदर कि अगर कंडीशन ट्रू है तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए और अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए पहला स्किप होकर। नहीं, इसकी वजह हमारे पास ये टोटली आउटसाइड द ब्लॉक चला जाएगा और अदर स्टेटमेंट जो प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स होंगी उन्हें एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो इसके अंदर इट इज अ टाइप ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर और डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। ये एक सिलेक्शन या डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर आ जाता है। ये करते क्या है हम इसमें, इट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन। याद रखिएगा बच्चों कि ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को गिवन कंडीशन की बेस के ऊपर एग्जीक्यूट करेगा। कैसे एग्जीक्यूट करेगा,
इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगेन कि अगर कंडीशन ट्रू है सो द डिपेंडेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट्स, तो डिपेंडेंट ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, अदरवाइज कंपाइलर क्या करेगा, उस ब्लॉक को इग्नोर कर देगा एंड कंट्रोल को मूव कर देगा टू द अदर स्टेटमेंट जो कि इफ स्टेटमेंट के बॉडी के बाहर लिखी गई हुई है। इफ स्टेटमेंट इज यूज इन प्रोग्रामिंग, अब बात आती है कि हम इन्हें यूज कहां पर कर रहे हैं और क्यों यूज करें। जब हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिनमें हम डिसीजन लेना होता है किसी कंडीशन की बेस, यही चीज कि किसी भी कंडीशन की बेस पर अगर हम इसे मैथमेटिकली करना चाहें या ऐसी सिचुएशन जिन्हें हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, हम उसकी प्रोग्रामिंग भी करते हैं, तो उनमें कंडीशंस बनाकर हम उनकी प्रोग्रामिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके सिंटैक्स को, सिंटैक्स जिसके थ्रू पता लगता है कि हमने इसे प्रोग्राम में कैसे यूज करना है। तो ये सिंटैक्स बेसिकली जनरल स्टेटमेंट्स पर बेस कर रहा होता है और इसके बाद इसकी एग्जांपल्स के थ्रू हम इसे डिटेल में डिस्कस करते होते हैं। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे इफ के बाद हमारे पास पैरेंथेसिस स्टार्ट होंगी और पैरेंथेसिस के बाद हम क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे। आपने याद रखना है कि इफ आ जाएगा, इफ के बाद कंडीशन आ जाएगी। अब ये कंडीशंस कैसी हो सकती हैं, लाइक मैं कह देता हूं कि a इज ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। एंड देन इसके बाद डेलीमीटर्स स्टार्ट हो रहे हैं और डेलीमीटर्स के अंदर हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आ रहा है। ये बेसिकली ऐसा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होगा जो इस कंडीशन के रिजल्ट्स पर डिपेंड करेगा। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स का जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, बल्कि कंपाइलर कहां पर चला जाएगा, डायरेक्टली अदर स्टेटमेंट्स को मूव करके और बाकी रिमेनिंग प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। इसी को हम फ्लो चार्ट के थ्रू भी देखते हैं कि फ्लो चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो कंडीशन को हमने कंडीशन ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है और ये कंट्रोल आ रहा है कि अगर तो कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल कहां आ गया, ट्रू ब्लॉक के ऊपर आ गया और इसके बाद अदर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट भी कर रहा है। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स की बेस पर इसने इस ब्लॉक को स्किप कर दिया और ये डायरेक्ट कहां पर आ गया, अदर स्टेटमेंट्स पर आ गया। सो बच्चों इस तरह से हमारे पास ये सिंपल इफ स्टेटमेंट है, इसके अंदर कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता। अल्टरनेटिव बेसिकली होता है कि अगर एक ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं कर रहा तो दूसरा एग्जीक्यूट करे, अगर दूसरा एग्जीक्यूट नहीं कर रहा तो पहला एग्जीक्यूट कर जाए। तो ये चीजें हमारे पास क्या कि ये हमारे पास अल्टरनेटिव, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर इफ स्टेटमेंट्स में कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है और सिंपल एक ब्लॉक है जो डायरेक्ट कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है। कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इग्नोर हो जाएगा, नथिंग एल्स इज परफॉर्म्ड एक्सेप्ट दैट, ठीक है। सो इसके बाद हम अब इसकी एग्जांपल्स के थ्रू हम इसे मजीद समझते हैं। जी बच्चों, तो हमने इफ स्टेटमेंट डिस्कस कर लिया, उसको डिफाइन भी कर लिया, उसका सिंटैक्स भी डिस्कस कर लिया और उसको समझ भी लिया कि वो वर्किंग कैसे परफॉर्म करेगा थ्रू फ्लो चार्ट। अब हम उसकी वर्किंग को डिस्क्राइब करते हैं कि वर्किंग को हम लिखेंगे किस तरह से। सो बच्चों देखेंगे तो सिंटैक्स में हमने देखा था कि इफ स्टेटमेंट आ गई। सो इफ, व्हाट इज इफ? इफ इज अ कीवर्ड। कीवर्ड के बारे में आप जानते हैं, कीवर्ड को हम क्या कहते हैं और रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। ये कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं और इन्हें हम किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। सो इफ भी वन ऑफ द कीवर्ड है जो कि इफ स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। इसके बाद हमारे पास कंडीशन आ जाती है। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन बेसिकली एक बुलियन स्टेटमेंट है। बुलियन स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट्स जिनका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में लाया जा सकता है। Whose result is evaluated as either true, अगर तो 1 आएगा तो क्या होगा, ट्रू है, यानी कि कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो कंप्यूटर उसे क्या इंटरप्रेट कर रहा है, 1 इंटरप्रेट कर रहा है। और 0 फॉल्स मींस के फॉल्स है अगर कंडीशन तो कंप्यूटर उसे क्या इंटरप्रेट करेगा, फॉल्स इंटरप्रेट करता है।
तो मींस के कंडीशन ऐसी कंडीशंस ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी जिन्हें हम ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में इवेलुएट कर सकते हैं, और ऐसी स्टेटमेंट्स को बुलियन स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। और कंडीशंस बनाई कैसे जाएंगी? कंडीशंस बनाने के लिए, इन्हें लिखने के लिए हमें रिलेशनल कौन से? लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, इस तरह के ऑपरेटर्स की जरूरत है। आर द लॉजिकल, मींस हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि लॉजिकल कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, एंड, और, नॉट। और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इनके जरिए से, इनके कॉम्बिनेशन से हम कंडीशंस को लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन 33। मार्क्स का वेरिएबल हम बना देते हैं, मार्क्स आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33। ये सारी हमारे पास कंडीशंस की एग्जांपल्स आ जाती हैं। आफ्टर कंडीशन हमारे पास डेलीमीटर्स हैं। डेलीमीटर्स बेसिकली कर्ली ब्रैकेट्स को हम कहते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स, डेलीमीटर्स मींस के लिमिट्स डिफाइन कर रहे होते हैं, इस वजह से हम इन्हें डिलीमीटर्स कहते हैं प्रोग्रामिंग में। इसके अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है। अब ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, इट में कंटेन आइदर वन स्टेटमेंट, मींस इस ब्लॉक में या तो वन स्टेटमेंट हो सकती है, और मोर देन वन स्टेटमेंट इनक्लोज्ड इन डिलीमीटर्स। मींस यहां पर डिलीमीटर्स का वर्ड आ रहा है कि इनक्लोज्ड इन डिलीमीटर्स, ये यानी कि इसके अंदर, डिलीमीटर्स के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट्स जो कि वन भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, वो क्या है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में आ रही हैं। अब मजीद इसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इफ देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट, याद रखो बच्चों कि अगर इस ब्लॉक में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो, then it can be written without delimiters, without using delimiters। अगर if के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आ रही है, क्या तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे विदाउट यूजिंग डिलीमीटर्स लिख सकते हैं। डिलीमीटर्स ऑप्शनल हो जाते हैं कि लिखें तब भी गलत नहीं होगा, अगर ना यूज करें, ना लिखें डिलीमीटर्स को, तो तब भी गलत नहीं होगा और कंपाइलर कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। Delimiters, but delimiters are necessary for more than one statement depending on the condition। So बच्चों, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक कंडीशन पर डिपेंड कर रही हैं, तब उसके लिए हमें डिलीमीटर्स को यूज करना लाजमी है। अदरवाइज क्या करेगा, पहली स्टेटमेंट्स को यूज कर लेगा और एग्जीक्यूट करेगा कि कंडीशन ट्रू है, और बाकी तमाम स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा। और उसके साथ साथ सिंटैक्स में हम देखते हैं तो अदर स्टेटमेंट्स का वर्ड भी हमें नजर आ रहा है। अदर स्टेटमेंट्स क्या है? ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि आउटसाइड द ब्लॉक ऑफ इफ स्टेटमेंट लिखी गई होती हैं, जो कि कंडीशन पर बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रही होती। कंडीशन के रिजल्ट्स ट्रू या फॉल्स आए वो उस पर डिपेंड नहीं करती, और इसने दोनों कंडीशंस के अंदर, दोनों सिचुएशंस में कि आइदर ट्रू है या फॉल्स है, इन अदर स्टेटमेंट्स ने लाजमी एग्जीक्यूट होना है। और ये चीज हम फ्लो चार्ट के थ्रू भी देख चुके हैं कि फ्लो चार्ट में भी था कि अदर स्टेटमेंट्स पर दोनों वे में एग्जीक्यूशन कंट्रोल आ रहा था। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे और हम अपने प्रोग्राम्स में इफ स्टेटमेंट को यूज करके डिस्कस करते हैं कि उसमें हमारे पास किस तरह से यूज किया जा सकता है। और प्रोग्राम्स को डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करेंगे और नेक्स्ट बोर्ड को डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं इफ स्टेटमेंट की एग्जांपल्स को। तो एग्जांपल्स को डिस्कस करने से पहले एक बात आपको बताता चलूं कि जब भी आपने प्रोग्राम्स लिखने हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात उसकी स्टेटमेंट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना होता है कि वो स्टेटमेंट कह क्या रही है और बता क्या रही है और मांग क्या रही है। मीन्स व्हाट वी आर गोइंग टू परफॉर्म एंड हाउ डू वी परफॉर्म, ये सारी चीजें हमारे पास इसमें गिवन होती हैं। सो बच्चों, अब हम एग्जांपल के थ्रू ये डिस्कस करते हैं कि इफ स्टेटमेंट के जरिए से हम प्रोग्राम को किस तरह लिखेंगे और इस एग्जांपल की स्टेटमेंट में हमें क्या बताया जा रहा है
और क्या मांगा जा रहा है कि किस तरह से हम इसे इनमें ऑपरेशंस परफॉर्म करें। प्रोग्राम टू रीड मार्क्स मींस ये बता रहा है कि क्या करो कि यूजर से मार्क्स को इनपुट लो और प्रिंट द मैसेज, और मैसेज प्रिंट करो कौन सा कि यू हैव पास्ड, ये प्रिंट करना है। मींस यूजर से इनपुट क्या लेनी है, मार्क्स लेने, और डिस्प्ले क्या करना है यूजर को, ये मैसेज डिस्प्ले करना है। कब, किस सिचुएशन में, अब ये इफ की बेस पर हमारे पास कंडीशन आ गई। क्या कंडीशन आ रही, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33, कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 33 है तब ये मैसेज डिस्प्ले कर दो कि यू हैव पास्ड। तो हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये क्या है, ये हेडर फाइल्स आ जाती। हेडर फाइल्स के बाद मेन फंक्शन के थ्रू प्रोग्राम का ब्लॉक स्टार्ट होता है, और मेन फंक्शन के बाद डिलीमीटर्स हैं। इसके बाद हमारे पास के कितने वेरिएबल्स होने चाहिए हमारे प्रोग्राम में, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो इधर हम देखते हैं इसमें कितने वेरिएबल्स क्या है, इंटर, रीड, मार्क्स है। तो इंटीजर, मार्क्स क्या होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। तो हमें इसे इंटीजर के वेरिएबल में रख लेना है। और इसके बाद हमने मजीद क्या करना है, आप यूजर से इनपुट लेनी है। यूजर से इनपुट लेने के लिए स्क्रीन पर कोई मैसेज तो डिस्प्ले होना चाहिए कि क्या इनपुट करो, क्या इंटर करो। तो हम उसके लिए सी आउट स्टेटमेंट के जरिए से इंटर द मार्क्स की एक मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, लाइक दिस वन। जैसे आउटपुट में आप देख रहे हैं कि ये आउटपुट भी साथ में शो होती है, इंटर द मार्क्स। अब इसके बाद इधर कर्सर ब्लिंक करेगा, यूजर वेट कर, यूजर यहाँ पर ये नंबर इंटर कर देता है, जिस तरह के मैंने यहाँ पर 48 इंटर कर दिया। अब यहाँ मार्क्स का वेरिएबल सी इन, यूजर वेट कर रहा था और इस सी इन की स्टेटमेंट की बेस पर इनपुट हो गई, और इनपुट होकर ये 48 जो हमने उधर वैल्यू इंटर की है वो कहां पर आ गई, इन मार्क्स के वेरिएबल के अंदर आ गई। अब क्या किया जाएगा, अब कंट्रोल मूव होगा नेक्स्ट स्टेटमेंट के पर जो कि इफ है। अब इफ स्टेटमेंट के अंदर मार्क्स में हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, मार्क्स में हमारे पास 48 आ रहा है, और आगे कंडीशन लगी हुई है। क्या कंडीशन लगी है, मार्क्स आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33। मतलब हमने चेक करना है कि मार्क्स के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है क्या वो 33 से ग्रेटर है या नहीं है। कंपाइलर इसे चेक करता है और उसको चेक करने के बाद ये इवेलुएट करता है कि जी ये ट्रू है कि 48 इज ग्रेटर देन 33, मींस यहां पर ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो कंडीशन ट्रू होने की बेस पर कंट्रोल कहां पर मूव कर जाएगा, इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर मूव कर जाएगा। अब आप देखो बच्चों के यहाँ पर सी आउट और एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर डेलीमीटर यूज नहीं किए। जैसे कि पिछले बोर्ड में मैंने डिस्कस किया था कि अगर एक स्टेटमेंट हो जो कि कंडीशन पर डिपेंड कर रही हो तो डिलीमीटर्स को यूज करना या ना यूज करना ऑप्शनल होता है। ये बैकस्लैश एन से क्या होगा, न्यू लाइन में चला जाएगा। यू हैव पास्ड मींस कि ये मैसेज आ गया, डिस्प्ले हो गया कि किस बेस पर, जब कंडीशन ट्रू थी कि आप पास हो चुके। और इसके बाद गेट सी एच से क्या होता है, गेट सी एच बेसिकली एक कंसोल इनपुट फंक्शन है, और जब प्रोग्राम के एंड में हम इसे यूज कर रहे होते हैं तो मींस यूजर को प्रॉम्प्ट कर रहा होता है कि कोई की प्रेस करो ताकि आउटपुट स्क्रीन से टर्मिनेट करके दोबारा कंट्रोल आपके प्रोग्राम पर मूव हो सके। तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम एंड होता है और एट द एंड में हम इस डेलीमीटर को यहाँ पर क्लोज भी कर देते हैं। मींस इस तरह से हमारे पास ये प्रोग्राम लिखा जाता है। और इसमें जो मेन चीज हमें डिस्कस करने वाली थी वो क्या थी कि इस इफ स्टेटमेंट को हम कैसे यूज करेंगे। अब हम इसके आउटपुट को देखते हैं। सबसे पहले सी आउट की वजह से यहाँ पर क्या चीज आ गई थी, इंटर द मार्क्स। मार्क्स के बाद यहाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट पर कंट्रोल आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट सी इन की थी जो कि इनपुट थी, और इसमें मार्क्स के वेरिएबल के अंदर इनपुट आ गई जो कि हमने यहाँ पर वैल्यू एंटर की 48। और सी इन स्टेटमेंट है, सी इन ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पर कंट्रोल को मूव कर देती है और इस तरह से ये न्यू लाइन पर आ जाएगा। और इसके बाद सी आउट यू हैव पास्ड, और ये मैसेज पास हो गया
किस वजह से? इस वजह से कि कंडीशन ट्रू थी और कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये मैसेज ऑन द स्क्रीन डिस्प्ले हो जाता है। तो इस तरह ये हमारे पास पहला प्रोग्राम कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे प्रोग्राम के लिए नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करेंगे। तो बच्चों, नेक्स्ट प्रोग्राम हम एक और प्रोग्राम डिस्कस करते हैं इफ स्टेटमेंट का, और इसके थ्रू मजीद हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। अब आप देखें, एक कंडीशन आती है इवन ऑड नंबर। इवन नंबर्स ऐसे होते हैं जो 2 पर कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, और ऑड नंबर ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। अब हम इसमें देख रहे हैं कि प्रोग्राम लिखो टू इनपुट अ नंबर, जो यूजर से एक नंबर इनपुट करें एंड डिस्प्ले इट इज एन इवन नंबर, और ये मैसेज डिस्प्ले कर दे कि ये एक इवन नंबर है इफ इट इज डिविजिबल बाय 2, अगर ये 2 से डिविजिबल है। मींस कंडीशन भी हमने इसमें देख ली, इसमें सिचुएशन भी वो बता रहा है कि इनपुट लेनी है और क्या डिस्प्ले करना है। तो बच्चों, अगेन हर प्रोग्राम के स्टार्ट में हम हेडर फाइल्स यूज करते रहेंगे और उसके साथ साथ ये मेन का ब्लॉक भी यूज करते रहेंगे, और मेन के फौरन बाद हमारे पास डिलिमीटर्स आ जाएंगे, और डिलिमीटर्स के बाद हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते होते हैं। इसमें हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए? इस प्रोग्राम के अंदर हमें एक ही वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इस नंबर को स्टोर करवाएंगे। जो हम यूजर से इनपुट लेंगे इस नंबर को इसमें स्टोर करवाएंगे। और यहां पर हमने कौन सा वेरिएबल ले लिया? एक्स वेरिएबल ले लिया। किस टाइप का? इंटीजर टाइप का, जो कि एक नंबर है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद अब हमने ऑन द स्क्रीन मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि यूजर क्या एक्शन परफॉर्म करे। तो इसके लिए हम सी आउट की स्टेटमेंट यूज करते हैं और इंटर अ नंबर लिख देते हैं। यही मैसेज ऑन द स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगा, और इस \t की वजह से 1 टैब स्पेस भी साथ में इंसर्ट हो जाएगी। आफ्टर डिस्प्लेइंग दिस, कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पर मूव करेगा, जो कि सी इन की स्टेटमेंट आ जाएगी। सी इन क्या? यूजर से इनपुट ले रहा है, और वो इनपुट लेकर कहां पर वैल्यू को स्टोर कर दे? एक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दे, ताकि हम इसके थ्रू प्रोग्राम में फर्दर प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकें। अगर हम यही आउटपुट भी साथ में देखें तो इंटर अ नंबर के ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो गया, और इसके बाद ये स्पेस आ गई, एंड देन 48 यूजर ने नंबर इंटर कर दिया सी इन स्टेटमेंट की वजह से, और वो कहां आकर स्टोर हो जाएगा? वो एक्स में स्टोर होगी। अब हम इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। जब कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट में मूव करेगा तो यहां पर इफ का कीवर्ड मिल गया, मींस कंपाइलर अंडरस्टैंड कर जाएगा कि ये एक कंडीशन है, और इससे अगली जो स्टेटमेंट है वो इस कंडीशन के रिजल्ट्स पर डिपेंड कर रही है। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इस स्टेटमेंट को स्किप कर देगा। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो इस कंडीशन में हम कैसे चेक करेंगे कि यदि नंबर इवन है या ऑड है। नंबर को इवन या ऑड चेक करने के लिए हमें उसकी कंप्लीट डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है कि क्या वो कंप्लीटली डिवाइड है और रिमाइंडर 0 दे रहा है या नहीं दे रहा। और रिमाइंडर 0 कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? हम मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं। मॉडुलस या रिमाइंडर ऑपरेटर यूज किया जाता है। अब x के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है? 48 आ रहा है। 48 mod 2, अगर 48 mod 2 0 के बराबर है, मींस 48 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के ऊपर अगर मेरे पास यहां 0 आ जाता है तब मींस कि कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, और अगर इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता तब ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा। तो अब 48 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 2 से, और 0 आ रहा है। मींस इस अगर ब्लॉक को देखें, इस स्टेटमेंट को देखें, तो यहां पर x mod 2 की वैल्यू अभी हमारे पास क्या इवेल्युएट हो रही है? 0, और ये इस साइड के 0 को इस दूसरे साइड के राइट हैंड के 0 से कंपेयर करेगा। अगर तो दोनों वैल्यू सेम है, लाइक 0 इज इक्वल टू 0 सेम आ गई, अब क्या? अब कंडीशन ट्रू हो गई, और कंडीशन ट्रू होने की बेस पर कंट्रोल कहां? नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो कि डिपेंडिंग टू द कंडीशन है, मूव कर गया, और यहां पर उसे सी आउट मिला। सी आउट मतलब कि ऑन द स्क्रीन डिस्प्ले करेगा क्या? इट इज एन इवन नंबर, कि ये एक इवन नंबर है, और उसके बाद प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा।
इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे जो कि नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर है और हम उसकी तरफ मूव करते हैं। एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं और वो क्या है कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 33 से ऊपर हैं तो एक मैसेज डिस्प्ले कर दे और उसे ग्रीट कर दे कि कांग्रेचुलेशंस का। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट देखते हैं, प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट टू ग्रीट हिम विद अ मैसेज कांग्रेचुलेशंस इफ ही इज पास। अभी देखिए अगेन इफ का आ रहा है, इफ की वजह से मींस हमें ये पता लग रहा है स्टेटमेंट में कि हमने यहाँ पर क्या यूज करना है, इफ स्टेटमेंट यूज करनी है। सो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम लिखना जब स्टार्ट करेंगे अगेन यही हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स स्टार्ट में बार बार लिखी जा रही हैं और आपको इन स्टेटमेंट का पर्पस पता है कि आईओ स्ट्रीम हम क्यों यूज कर रहे हैं। सी इन सी आउट स्टेटमेंट्स के लिए हमें आईओ स्ट्रीम की जरूरत होती है और हमने इस प्रोग्राम के अंदर गेट सी एच यूज किया है तो उसके लिए हमें कौन सी हेडर फाइल की जरूरत होती है, conio.h की हेडर फाइल की जरूरत होती है। तो अगर हम इन्हें यूज नहीं करेंगे तो एरर आ जाएंगे। तो इसी तरह से वाइड मेन से हमारे पास प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम है, हमें इसमें अगेन कह रहा था कि इनपुट मार्क्स मींस के एक ही वेरिएबल मांग रहा है और हमने मार्क्स के नाम का ही वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया और मार्क्स ज्यादातर इंटीजर टाइप में आ रहे हैं। देन हमने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, इंटर मार्क्स के यूजर क्या करे, मार्क्स इंटर करे और देन सी इन से इनपुट के लिए हमने उसे कंट्रोल दे दिया कि ये वेट करता है कब तक, जब तक यूजर इनपुट नहीं करता। अब हमने यहाँ पर सी इन स्टेटमेंट की बेस पर 50 इंटर कर दिया था। अब 50 इंटर करने पर मार्क्स की वैल्यू हमारे पास मेमोरी में अपडेट हो जाएगी क्या, 50। अब इधर मार्क्स में 50 है, अब इस 50 को ये कंपेयर कर रहा है इस 33 से। सो अगर कंडीशन ट्रू है कि 50 इज ग्रेटर देन 33, कंपाइलर ने इवेलुएट किया और 50 ग्रेटर था 33 से, तब कंडीशन ट्रू होगी। अब जब कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल कहां मूव कर गया, सी आउट पर। अब यहां पर देखें तो सी आउट और आगे मैसेज लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस, मींस के सी आउट और ये कांग्रेचुलेशंस का मैसेज डिस्प्ले हो गया। क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू थी। क्यों? क्योंकि मार्क्स 33 से अबव थे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है सी आउट, अनदर सी आउट और उसके अंदर लिखा हुआ है एंड ऑफ प्रोग्राम। अब इस एंड ऑफ प्रोग्राम को अगर हम देखें तो ये भी एग्जीक्यूट होगा। अब मैं इधर ही एक और केस भी डिस्कस करता हूं कि मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर दूंगा, 50 की बजाय 5 कर दूंगा। तो बच्चों यहां देखें हमने इंटर मार्क्स और वैल्यू को चेंज कर दिया 50 के बजाय। अब मेरे पास वैल्यू क्या है, 5 है कि एक स्टूडेंट है जिसने बहुत पुअर परफॉर्म किया और उसके मार्क्स पेपर में आए ही 5 हैं। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि इस कंडीशन में भी देखें तो मार्क्स की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ रही है। अब 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। क्या 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। कंपाइलर इसको ट्रू को इस कंडीशन को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा कि ये फॉल्स होगी। अब कंडीशन जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या ये सी आउट कांग्रेचुलेशंस डिस्प्ले करेगा? नहीं, क्योंकि ये एक सिंगल स्टेटमेंट थी जो कि डिपेंड कर रही थी कंडीशन के ऊपर। अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी और ये इसकी बजाय हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पर कंट्रोल मूव हो जाएगा और एंड ऑफ प्रोग्राम लिखा हुआ आ जाएगा। और यहां पर ये स्पेस भी नहीं आएगी क्योंकि यहां हमारे पास ये एंडल की वजह से ये वाली स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो ये एंडल की बजाय हमारे पास ये एंड ऑफ प्रोग्राम ये एंड सून आफ्टर द इंटर मार्क्स आ जाएगा। तो बच्चों होपफुली यहां पर ये आपको ये एग्जांपल के थ्रू डिफरेंट केसेस समझ आ गए होंगे कि किस तरह से अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर रही हैं और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कौन सी से। होपफुली आपको आज का लेक्चर इफ स्टेटमेंट का समझ आया होगा और आप इसके मजीद प्रोग्राम्स की घर में प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।